हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए लाइव सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है म्यूजिक थेरेपी एंड नेचर। आज की हमारी गेस्ट का नाम है शांभवी दास मैम, जो कि एक म्यूजिक थेरेपिस्ट है, जो कि राग और मंत्रा के द्वारा लोगों को हील करने का काम करती हैं। तो हम गेस्ट को जोड़ते हैं और आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम मैम का एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे, उसके बाद हम अपने गेस्ट के साथ आज की चर्चा को शुरू करेंगे। डॉक्टर शांभवी दास एक TEDx स्पीकर, म्यूजिक थेरेपिस्ट और भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। वे मनोनाथ सेंटर फॉर म्यूजिक थेरेपी और संदरेमी म्यूजिक लर्निंग की संस्थापक हैं तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गेस्ट प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर शांभवी दास ध्वनियों के माध्यम से चक्र हीलिंग में विशेषज्ञ हैं। उनका काम नाद योग और वैदिक ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। वे राग थेरेपी, मंत्र चिकित्सा और ताल हीलिंग का उपयोग करके लोगों को भावनात्मक संतुलन और आत्मिक शक्ति पाने में मदद करती हैं। उन्होंने इस विषय पर लगभग 70 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। तो चलिए आज के हम गेस्ट को आमंत्रित करते। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी के बिहाफ पर मैं सभी जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एंड स्पेशली मैम आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, ताकि हम आज के इसे जो विशेष टॉपिक रखा है उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी, तो मैम मेरा पहला सवाल ये है कि आप नाद योग और वैदिक ध्वनि विज्ञान पर काम करती हैं। क्या आपको लगता है कि प्रकृति की ध्वनियां भी मन और शरीर के उपचार में सहायक हो सकती है? प्राकृतिक ध्वनियाँ मतलब प्राकृतिक ध्वनियों से ही तो संगीत बना है। जी। हमारे जो देखा जाए तो हम सब प्रकृति हैं। जो हमारे वैदिक, अगर आप वैदिक ध्वनि की बात करें तो वैदिक लोगों ने या हमारे जो संत थे, सन्यासी थे, उन्होंने म्यूजिक की, संगीत की खोजबीन कैसे करी होगी? नेचर से। और उन्होंने सबसे पहले ये चीज खोजबीन करी कि हम हैं क्या। हम भी तो प्रकृति है, हम भी तो ब्रह्मांड है, हम भी तो यूनिवर्स है। हम कोई अलग नहीं है। हमें बस एक हम लोग एक आयुर्वेदा में बात करते हैं ना कि हम एक बबल है। जब उस बबल को आप छेद दीजिए तो वो हम पंच तत्व में वापस विलीन हो जाते हैं। तो जिसे हम लोग डेथ कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है अगर वैदिक और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो, कि बस हम पंच तत्व हैं, उसमें हम विलीन हो गए वापस से। अब बात आई नेचर की, जो प्राकृतिक ध्वनियां हैं। तो जब शिव जी ने सबसे पहले जो एक वैदिक वो था, तो शिव जी ने मेडिटेट करके, ध्यान करके ये समझ में आया उनको कि हमारे जो चक्र हैं, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, उनकी कुछ ध्वनियां हैं। और हर चक्र पे वो ध्वनि, हर मतलब कुछ विशिष्ट ध्वनियां वाइब्रेट करती हैं, उनमें आंदोलन आता है। और उसके बेसिस पे उन्होंने एक वीणा बनाई, ब्रह्म वीणा, जो बिल्कुल हमारे शरीर को मिमिक करती है। मतलब हमारे शरीर बिल्कुल उसी की तरह, उसके जो फ्रेट्स हैं। और वो फिर उन्होंने सरस्वती जी को दी, ऐसी कहानी है।
अब बात करते हैं प्रकृति की। तो प्रकृति में जैसे जल, पवन, पक्षी, इन सबके अपने एक वाइब्रेशंस हैं, एक मतलब एक ध्वनि है, फ्रीक्वेंसी है, आंदोलन है उनका। और उन सबको संत महात्मा जो हमारे पुराने थे, उन सबको लेके और फिर उन्होंने खोजबीन करी कि एक्चुअली म्यूजिक है क्या। तो ध्वनि से नाद बना। नाद क्या होता है? ध्वनि तो कुछ भी है, कोई भी चीज है वो ध्वनि है। बाढ़ जी। की आवाज भी ध्वनि है। हम्म। और नाद संगीतोपयोगी ध्वनि, मतलब जो संगीत के उपयोग में आती है। अब वो कैसे इन्होंने जाना? कोई भी चीज प्रकृति में हो जो हमारी जो अंदर की जो ध्वनि है उससे जो बाहर की ध्वनि अलाइन हो जाती है, उसको कहते हैं संगीत। और जब वो दोनों ध्वनियां बिल्कुल एक के साथ बिल्कुल मर्ज हो गई, साक्षात्कार हो गया उनका, बिल्कुल लगे कि वो दोनों ध्वनि एक ही है, तो हम उसे संगीत कहते हैं और वो उपचार के काम में आती है। और जब हम उपचार करते हैं तो उसको संगीत चिकित्सा कहते हैं। अब जल, पवन, पक्षी, ये सारी जो नेचर है, जो प्राकृतिक ध्वनियां हैं, वो प्राकृतिक तरीके से हमारी जो बॉडी है उससे अलाइन करती हैं। और इसीलिए कोई इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे जल की आवाज नहीं पसंद है, नहीं मुझे पक्षियों की नहीं। हर कोई ये सारे बहुत हीलिंग वो हैं। आप पक्षियों की चहचहाट सुनते हैं, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी अपनी जो एक ध्वनियां हैं। आप एंशियंट स्क्रिप्चर्स में पढ़िए, आप इवन शिव सूत्र में हम सब एक ध्वनि है। जी। और हम जब एक बार ऐसे अलाइन हो जाएंगे बिल्कुल उससे, तो हमें अच्छा लगेगा, हमें हीलिंग प्राप्त होगी। क्योंकि जो हमारे अंदर की जो फ्रीक्वेंसीज और बाहर की बिल्कुल ऐसे मर्ज हो गई। बाहर क्या है? यूनिवर्स है, नेचर है। हम्म। और और नेचर तो पहले से ही बहुत अलाइंड है हमसे, वो तो हम नहीं समझ पाते हैं। क्यों अलाइंड है? क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है। नेचर इज सनातन, एटर्नल। तो और हमारा एग्जिस्टेंस भी एटर्नल है। तो जब ये दोनों चीजें अलाइन होती हैं तो हमारे मन पे, शरीर पे, हमारी सेल्स पे, हमारे एनर्जी सेंटर्स पे उसका बहुत ही अलग असर होता है। और यही हीलिंग है। बिल्कुल मैम, काफी डिटेल तरह से आपने जो नेचर का कनेक्शन है वो बताया। मेरा दूसरा सवाल इसी से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मेरा सवाल इस तरह से है कि कई लोग अपने आप को एक एक, एक स्ट्रेस लाइफ हर कोई जी रहा है। हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई एंजाइटी है, कोई वरी है, किसी चीज की चिंता है, किसी चीज का भय है उसके मन में, उसके दिल में कोई डर पैदा है, वो बना हुआ है और सालों से वो चला आ रहा है। और वो कभी हो सकता है कि एक डिप्रेशन का रूप ले ले। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो एंजाइटी है वो डिप्रेशन में बदल गई है? और प्लस संगीत चिकित्सा कैसे जो डिप्रेशन या अवसाद है उसे हील करने में मदद कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्योंकि ये आजकल की दिक्कत है। देखिए, बदलता कुछ भी नहीं है, एकदम से कुछ भी नहीं बदलता है। आप धीरे धीरे हम जब हमारे जो विचार हैं, तो पहले हमें पता नहीं लगता है, लेकिन हमारे विचार धीरे धीरे जैसे किसी वजह से, किसी भौतिक प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे अंदर कोई विचार प्रकट हुए। अब जैसे अब बहुत ही छोटा सा एक विचार प्रकट हुआ है, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मेरी आज जॉब नहीं अच्छी है। तो ये तो किसी के मन में भी विचार तो आते रहेंगे। एक सिंपल सा एक आपके अंदर हुआ है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, कोई बात नहीं। अब आप चल रहे हैं, आप सबसे मिलजुल रहे हैं। हम्म। अब यही विचार अभी इतना सा था, लेकिन इस विचार ने अभी आपके 2 बार दिन में ये विचार आ रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद यही विचार आपके मन में 50 बार आए। उसके 2 महीने हम्म। बाद आपके मन में यही विचार फिर कुछ हो गया, बॉस ने डांट दिया, तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गई 100। हम्म। तो इस अब जब फ्रीक्वेंसी हो गई 50,000, तो फिर वो आप उसको कोई कहते हैं कि अरे बीमारी है।
तो एकदम से कोई चीज नहीं आती है। अब जब वो विचार 50 बार आ रहे थे, तो फिर अगर आप उसे एक बार देख लें या कोई किताब पढ़ लें या अपने आप को थोड़ा सा एक बार जांच लें, जिसे हम कहते हैं ना ध्यान कर लें। अगर जी। आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसको किसी से सीख कर लें। और बेस्ट है संगीत चिकित्सा, क्योंकि काउंसलिंग करने आपको जाना पड़ेगा। संगीत तो इतना प्राकृतिक चीज है कि आप कोई भी चीज आप सुन रहे हैं, उसके साथ साथ उसको अंदर लेने के लिए अच्छी अच्छी ब्रीदिंग कर रहे हैं, और यही चीज आपने अपना नियम बना लिया या योग कर लिया। योग और नाद योग ये सब घर में भी हो सकता है। तो वो चीज तो फिर 50 से वो जो थॉट्स हैं वो 20 हो जाएंगे, 20 से 10 हो जाएंगे। और अगर आपने ध्यान ध्यान योग, नाद योग और योग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, तो धीरे धीरे आपको आंसर्स भी मिलने लग जाएंगे कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं प्रॉब्लम क्यों सोच रही हूँ, मैं सोल्यूशन क्यों नहीं सोच रही हूँ। चलो बिल्कुल। देखते हैं, अगर जॉब नहीं अच्छी है तो स्विच करें, स्विच नहीं हो पा रही है तो कुछ अपना सोचें। पूरे दिन हम रील्स में लगे रहेंगे तो क्रिएटिव आइडियाज तो नहीं ही आएंगे मेरे मन में। बिल्कुल। लेकिन आप योग करेंगे, नाद योग करेंगे, वैदिक ध्वनियां सुनेंगे, पुरानी जिसे हम गांधर्व वेद कहते हैं, तो गांधर्व वेद या गांधर्व संगीत अगर आप सुनेंगे, ज्यादा नहीं, 2 मिनट 3 मिनट, अभी ही मैं आपको अगर इस पे मेडिटेशन करा दूं, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप यही चीज दिन में 4 बार कर रहे हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो खराब थॉट्स आने की, वो कम होगी और आप अपने आप को रीजंस देंगे। इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने को रीजंस देंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या बचकानी हरकतें हैं, कि मैं क्या करूं, मेरा एग्जिस्टेंस बस क्या, बस दुख मनाने के लिए हुआ है। कुछ करो इसके लिए, अगर मुझे ये नहीं सही लग रहा है तो। बिल्कुल। मेरे पास ऐसे सैकड़ों मेरे क्लाइंट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे कहते हैं मेरी जॉब नहीं अच्छी है, मेरी बॉस ये, मेरी बॉस। फिर धीरे धीरे नाद योग से जब कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि अब जरा बॉस से जाके बात करो कि वो तुमसे, आपको डांटते क्यों है, ये है। तब वो ऐसा करते हैं कि जरा बात करो, बहुत प्यार से बात करो कि क्यों, आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, और वो सॉल्व होता है। सोल्यूशन ओरिएंटेड बनते हैं नाद योग से, तो उससे डिप्रेशन तक आप जाओगे ही नहीं, और अगर जा रहे हो तो लौट आओगे। और डिप्रेशन बहुत अच्छे से हील होता है, ये सब कुछ। बिल्कुल। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं उसे रीड बोल कर पढ़ना चाहूंगा कि ADHD और ASD जो लोग नहीं जानते, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और इसके अलावा इससे पीड़ित बच्चों के लिए संगीत और ताल किस तरह ध्यान केंद्रित करने और भावनात्मक संतुलन बनाने में मददगार होता है। थैंक यू। मेरी जो म्यूजिक थेरेपी की, संगीत चिकित्सा की जो जर्नी थी, वो यहीं से शुरू हुई थी कि मैं सबसे पहले, जो मेरा क्लिनिक था वो ऑटिज्म पर ही था, और अभी भी है, अभी भी मेरे वो बच्चे मेरे साथ ही हैं। हम लोग उनको डिवाइन किड्स बोलते हैं। स्पेशल या वो नहीं, डिवाइन, सीधा डिवाइन, क्योंकि उनके मन में कुछ नहीं। एक छोटी सी वो करें अगर, तो एडी ASD है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और ADHD है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, मतलब कि टैंट्रम वाले बच्चे कह सकते हैं। जी। तो आजकल ADHD ज्यादा है, या पुराने जमाने में भी। अब ADHD वर्ड थोड़ा मुझे हाइप्ड भी लगता है, क्योंकि वो ज्यादातर, जैसे जो बच्चे एक जगह केंद्रित नहीं है वो थोड़ा टेंट्रम तो करेंगे, जी। या जैसे जो मतलब उनको थोड़ा सा मन में लगेगा कि अगर कि वो नैनी के पास ज्यादा है, और वो अपनी कुछ बात मनवाने के लिए। ADHD है मतलब जो बच्चे बहुत ज्यादा अटेंशन सीख करते हैं या टैंट्रम्स करते हैं, और हाइपर एक्टिविटी मतलब शांत नहीं। तो अटेंशन सीख करने की वजह से शांत नहीं हो पाते हैं, इधर उधर बस हाइपर हाइपर रहते हैं, यानी ब्रेन उनका बिल्कुल स्टिमुलेटेड रहता है। तो ये बच्चे वैसे तो
इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि ब्रेन स्टिमुलेटेड है, या जरूरी नहीं इंटेलिजेंट, बट हाइपर रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चंचलता। जी। अब और एएसडी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑटिज्म, यानी कि कुछ केमिकल्स का कुछ लेन देन सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑटिज्म हुआ। और ऑटिज्म एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि एक दिमागी बीमारी होती है बच्चों को, जिसमें कि 10-12 कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला कि वो लोग अपने शेल में होते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। दूसरा स्पीच। तीसरा समझने में प्रॉब्लम, या जैसे एक नॉर्मल बच्चा किसी चीज को बहुत आराम से समझ ले रहा है, उसको पता है कि सुबह सुबह हमें ब्रश करना है, हमें नहाना है, तो इन बच्चों को नहीं पता चलता है, वो अपने शेल में होते हैं। और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एंजाइटीज बहुत ज्यादा होती हैं, स्पीच का इशू होता है, सेंसरी इश्यूज बहुत होते हैं, दीवार देख रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, या आसमान देख रहे हैं। तो ये तो एक चलो जेन्युइन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑटिज्म। और आज ही अखबार में निकला है कि आज एक रिसर्च निकली है कि पैरासिटामोल जिन माओ ने ज्यादा लिया होगा, नाउ दिस इज जस्ट अ रिसर्च, उन बच्चों में उन्होंने मतलब लिटरली वो एक रिसर्च टॉपिक है कि वी हैव फाउंड व्हाट अबाउट ऑटिज्म, जबकि ऐसा नहीं है। ऑटिज्म बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और किसी भी चीज से हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि, बट हाँ वो पैरासिटामोल से जो लोग प्रेगनेंसी में खाते हैं उससे चांसेस अच्छे हैं कि होता है। अब ये दोनों संगीत कैसे, बहुत ज्यादा संगीत इसमें लाभदायक है, क्योंकि ये जो बच्चे अपने शेल में होते हैं ना, तो उनका लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर अगर वीक है, ये जो एकेडमिक और मतलब जो दुनिया वाला, जो एक भौतिक, लेफ्ट साइड हमारा एनालिटिकल ब्रेन होता है, राइट साइड क्रिएटिव ब्रेन होता है। तो अगर इस इधर वाले ब्रेन में प्रॉब्लम होती है तो क्रिएटिव साइड वाला ब्रेन बहुत काम करता है। आप देखेंगे कि संगीत एक नॉर्मल बच्चा उस पिच पे नहीं समझ पा रहा है, लेकिन पहले ही सेशन में जो ये बच्चे हैं वो सबसे पहले उस पिच को, अगर मैंने एक तानपुरा चलाया है और मुझे नहीं पता वो क्या पिच है क्या है, अचानक से इधर उधर देखेंगे, पूरे घर घूमेंगे, उसके बाद उस पिच पे गाएंगे और अचानक आपको लगेगा है ये तो वही श्रुति है, और आप खुद एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि जैसे अगर ये एक साउंड है, अब आप इस साउंड को आप अचानक मिमिक नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा सोचेंगे क्योंकि आपके दिमाग है ये। लेकिन वो लोग बहुत आराम से इस पिच को मिमिक, इसको बिल्कुल उसमें कर लेंगे। और जब बच्चे आते हैं, नॉर्मल बच्चे, तो ये क्या है, ये उनकी एक्टिव साइड, वो जो राइट हेमिस्फीयर ब्रेन है वो बहुत एक्टिव है, और उसकी वजह से उन लोगों को इंटरेस्ट भी, सबसे पहला तो जो ध्यान केंद्रित करने के लिए तो बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि हम ताल से भी करते हैं, ताल चिकित्सा भी होती है। फिर हमारे यहाँ मंत्र चिकित्सा, जैसे हमने तानपुरा चलाया और हमने स्पेशली न्यूरोलॉजिकल के लिए एक मंत्र दे दिया उनको, एक विष्णु सहस्त्र नाम में मंत्र है, तो वो दे दिया। अब उन लोगों को अच्छा भी लगता है, पहले थोड़ी देर बैठेंगे नहीं, चंचल है, बैठेंगे नहीं, फिर धीरे धीरे उसमें उनका ध्यान केंद्रित होगा और बहुत अच्छे से करेंगे, और माएँ भी उनकी जो केयर गिवर्स हैं बहुत अच्छे से करवाती हैं। तो होता क्या है कि रिदम से हमारा जो सिस्टम है, इंडियन म्यूजिक और वैदिक थेरेपी, वो किन 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 चीजों पे काम करती है। मंत्र चिकित्सा, मंत्र बहुत सारे हैं, शब्द चिकित्सा, सेलेबल्स, तो हम ये करवा दिया अब बच्चे, और एक जगह ध्यान केंद्रित करके, मतलब बॉडी में। फिर राग चिकित्सा, ताल चिकित्सा, तो ये हैं 4 पिलर्स, लेकिन इनके जो स्टाइल अप्रोचेस हैं वो होंगे करीब 80-90। फिर हम लोग की एक ब्रीदिंग के लिए वो होती है। तो ये इस तरीके से जब हम संगीत से उपचार करते हैं
तो भावनात्मक तरीके से, सोशल तरीके से, सामाजिक तौर पे हर चीज में संतुलन बनाने में इतना लाभदायक होता है संगीत, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल संगीत से मर्ज हो गए हैं। उन्हें कुछ हम करवा नहीं रहे, पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं करवा रहे जो उन्हें नहीं पसंद है, उनके साथ बहुत जल्दी आ जाता है ये। और सबसे बड़ी बात, जो ऑटिस्टिक बच्चों की जो मदर्स होती हैं, आप समझ नहीं सकते कितनी परेशान होती हैं। तो जब हम उनको बोलते हैं कि भाई इसे घर पे कराना सारा रिकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे माओ पे कितना अच्छा असर पड़ता है। कई बार माए तो हम लोग मदर्स का या पेरेंट्स का अलग से सेशंस लेते हैं, बिकॉज दे आर इनटू, मतलब बहुत परेशान है कैसे बच्चा। तो बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक है केयर गिवर्स के लिए म्यूजिक थेरेपी। अच्छा, ऊपर से वो बच्चे को करा रही हैं, जैसे हमने बोला कि देखिए आपका बच्चा तो बैठेगा नहीं, आपको एक जगह बैठ के ये मंत्र गाना है और उसके फलाने फलाने चक्र पे फोकस करना है, क्योंकि आप माँ हैं तो उनको करना पड़ता है। तो इतना उनको उसमें आराम मिलता है, तो वो मेरे से कहते हैं मैम इसका तो पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करने में। तो बहुत लाभदायक चीजें हैं बच्चों को शांत करने के लिए। हम कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि जो मंत्र चिकित्सा और जो संगीत का आपने अभी बताया है, उसका बच्चों क्या बड़ों पर सभी पर ही असर पड़ता है, हर उम्र का सभी को, व्यक्ति। और बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है, जो ध्यान केंद्रित करने का एक बिंदु जो होता है, हम्म। उस पर हम ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं, एक तरह से अगर हम बिल्कुल कहें। बिल्कुल। मैम, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जैसे कि आप ध्वनि का उपयोग करते हैं चक्र हीलिंग में, तो क्या आपको लगता है कि पर्यावरण के असंतुलन से हमारे जो चक्र है या हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, जी। और तभी तो ये जितने संत महात्मा है वो जंगलों में जाके रहते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉल्यूशन आ रहा है, सब आ रहा है, उसकी वजह से फर्क तो पड़ेगा। जैसे कुछ ना कुछ आपको हो सकता है, आप 10 दिन नाद योग कर रहे हैं, आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं, 10वें दिन आपका 11वें दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, खांसी आ गई, नहीं हुआ, ये सब होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, अब हम लोग नियम वाले लोग हैं, जैसे अब आप कोई चीज नियम से कर ही रहे हैं कि आपको कोई चीज करनी है। अगर हम आजकल के सिनेरियो में बताएं, अब जिसको जिम जाना है जाना ही है, तो जब आप वो चीज करते रहेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी डेवलप करेगा, आपका जो मानसिक एक टॉलरेंस है, जी। सहनशीलता, उसको डेवलप करेगा। जब मानसिक सहनशीलता बढ़ेगी तो धीरे धीरे शारीरिक भी बढ़ेगी। और इम्यूनिटी का वो करने से, अब जैसे हम लोग जैसे हल्दी की टैबलेट लीजिए रोज, तो ये जो बढ़ता प्रदूषण है, शोरगुल है, वो ज्यादा असर नहीं करेगा, मतलब कम करेगा। और धीरे धीरे जब आप ये सब चीजें डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं, जो चीज आपके हाथ में है वो चीज आप कर रहे हैं। अब हम अचानक कहीं और तो जाके जंगलों में तो रह नहीं सकते हैं, तो जो हमारी कंट्रोल में है अगर वो हम नियम से कर रहे हैं। आज आपने नॉनवेज खाया तो 2 दिन कम, थोड़ा लाइट खा लो ना, 4 दिन खिचड़ी पे कर लो ना। क्यों? तो ऐसा तो है नहीं कि सारा हम पर्चा फाड़े प्रदूषण पे, सब कुछ हम भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हो, फिर आप कह रहे हो अरे हम रह रहे हैं गुड़गांव में, रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप भी कुछ ना कुछ तो टॉक्सिन्स आप अपने बॉडी को दे रहे हैं थॉट्स के रूप में, जिसे हम कहते हैं मेंटल डायरिया। कुछ ना कुछ बेवकूफी का चल रहा है दिमाग में, और कुछ ना कुछ हम खाने की वजह से या हमारी नींद नहीं पूरी है उसकी वजह से हम दे रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, बढ़ते प्रदूषण से प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप नियम से ना दियो, कुछ अच्छा सुने, अच्छा खाएं, नींद पूरी लें, सुबह सुबह उठ के, मतलब सुबह का दिन ना बर्बाद करें, अपनी जो स्लीप साइकिल है वो ठीक करें, तो प्रदूषण का या शोरगुल का असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे भी देखिए ना कि हर युग में चीजें बदलती ही हैं।
बिल्कुल। अभी आप देखे भाई, अगर पहले सतयुग था तो उसके बाद त्रेता युग आया ही, हम्म। द्वापर युग त्रेता युग आया, उसमें फिर चीजें बदल गई। ये कलयुग है, तो चीजें तो बदलती रहेंगी और यही बदलाव है। मॉडर्नाइज हो रहा है, सब कुछ ग्लोबलाइज हो रहा है। वो ग्लोबलाइजेशन आप उसको भोग भी रहे हैं, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, आप मॉल्स में भी जाते हैं, फिर आप मॉल्स में जाके खाते हैं, फिर कहते हैं अरे सब पेड़ कट गए क्या करें। आप एंजॉय तो कर रहे हैं उस चीज को, है बिल्कुल। ना। तो बिल्कुल। ये दोहरी दोहरी बातें हैं, हम अपने नियम से इन चीजों से डील कर सकते हैं। ये जितनी भी ध्वनियां हैं, आप ट्रैफिक से आए हैं, कोई बात नहीं, बड़ा तनाव है, बहुत नॉइज सुन के आए ट्रैफिक की, आप अब तो घर में हैं, कुछ अच्छा सुन लीजिए, कुछ तानपुरे की साउंड सुन लीजिए, उससे आपका सारा बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। मैम, मेरा दूसरा सवाल इसी से ही कनेक्टेड है जो आपने अभी बात बताई, तो मैं क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा कि क्या आधुनिक पॉप और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी थेरेपी में प्रयोग किया जा सकता है, या केवल क्लासिकल म्यूजिक और वैदिक ध्वनियाँ ही प्रभावी होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक हम उसका वो लेते हैं। एक मेरा कोर्स है माइंडफुल सिने म्यूजिक, और अ, ये कोर्स भी है, और अलग से एक हम लोग आरडी बर्मन पे कॉर्पोरेट का चला रहे हैं। एवरी संडे एक होता है जिसमें कि हम आरडी बर्मन के एक सॉन्ग लेते हैं, उसको थेरेप्यूटिकली गाते हैं, तो जैसे, और सिखाते हैं। तो जैसे आप अच्छी ब्रेथ वर्क से पुराने गाने भी सुन लें या कोई भी शान से गाने, उससे वैदिक संगीत से नहीं होता है। अगर आपने पहले कोई वैदिक संगीत सुना नहीं है तो आपको एकदम से मजा भी नहीं आएगा। लेकिन आप बिल्कुल। कोई भी फ्लूट पे गाना सुनिए, कुछ फ्लूट सुन लीजिए बस नॉर्मल, कम कम साउंड पे, बहुत अपने मतलब रिलैक्सिंग साउंड सुनिए, पियानो सुनिए। लेकिन अभी आप ऐसा कोई म्यूजिक लगा लेंगे जिसमें 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आपका माइंड स्टिमुलेट करेगा। तो हमारी क्या टेक्निक्स होती हैं कि जब किसी को कुछ भी नहीं पता कि म्यूजिक थेरेपी क्या है, अभी आप मेरे पास आएंगे तब तो मैं अच्छे से कराऊंगी अच्छा ब्रेथ वर्क, लेकिन जब कोई घर में कर रहा है तो मैं यही बोलूंगी कि कोई जरूरी नहीं कि आप वैदिक या क्लासिकल सुने, आप मोनोफोनिक ट्यून्स सुनिए जिसमें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, और वो भी बहुत ही आपके लिए जो थेरेप्यूटिक है। मेटल मत सुनिए, बहुत ज्यादा इमोशंस जो जनरेट करते हैं ऐसे गाने मत सुनिए। तो इसीलिए तो जो लोग भजन बहुत ज्यादा सुनते हैं या जैसे सूफी सुनते हैं, उनके लिए वो लोग थोड़े से बैलेंस्ड रहते हैं। जैसे उन जिन लोगों की ये वाली लिस्ट होती है, लेकिन अभी आप मान लीजिए ये वाला सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, हम्म। वो गाना है कभी आया है, "दररररररा, यो हो ना जाए प्यार", अब उसने गाया भी ऐसे है कि जैसे इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। उससे अच्छी बात है कि आपकी इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, हो सकता है आपने जो भी लाइफ में झेला हो वो चीज वो गाना मिमिक कर रहा है, तो वो अच्छी बात है कि वो आपको साथ दे रहा है वो गाना। लेकिन आप रोज सुनेंगे तो ये गाना सुन सुन के आपके फिर इमोशंस ऐसे ही होंगे कि वो हो ना जाए। अब आप कोई ऐसे गाने सुनिए जिसमें इमोशंस, जैसे पुराने गानों में इमोशंस क्रिएट नहीं करते थे, बस वो लोग हम्म। अपने सुर में गाते थे। लता जी हैं, आशा जी हैं, किशोर कुमार, वो लोग अपने हिसाब से गाते थे, इमोशंस अपने आप जिस आते थे उसमें कुछ ऐसा इमोशंस नहीं थे। नॉर्मल गाने भी ऐसे बन सकते हैं, या ऐसे गाने सुनिए जो कि सॉफ्ट हो शाम को, सुबह ऐसे गाने सुनिए जो आपकी चक्र्स को एक्टिवेट करें, जैसे हरिओम शरण के गाने हैं। तो चक्र सुबह एक्टिवेट होने चाहिए, शाम को बैलेंस रिलैक्स होने चाहिए, क्योंकि साइकिल, सर्केडियन साइकिल कहती है कि जो सुबह आपका टाइम है काम करने का, कर्म योग है, शाम को आपका विश्राम योग है। क्योंकि अगर आप शाम को विश्राम करेंगे तो आप सुबह आपकी नींद अच्छी होगी, आपका सुबह दोबारा से सुबह अच्छा बिल्कुल। होगा। तो पूरा समझ ऐसा सकता जरूरी नहीं है कि आप अपने आप से कर रहे हैं, तो आप
बहुत ही फ्लूट सुन सकते हैं, सिर्फ वीणा सुनिए, सिर्फ पियानो सुनिए, सिर्फ इस तरह से कुछ मतलब बहुत ही थेरेप्यूटिकली कुछ भी सुन सकते हैं, मोजार्ट सुनिए। फिर कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग तो प्रॉब्लम या किसी गोल को डील करते हैं, हैप्पीनेस की प्रॉब्लम है तो हम उसे डील करते हैं, वो हम क्या कराएंगे, वो यही 4 चीजें हैं, वो हम अपने हिसाब से कराते हैं। पहले रैपोर्ट बिल्डिंग करने के लिए हम भी यही करते हैं शुरुआत में, कि भाई हमारे से रैपोर्ट बिल्डिंग हो जाए क्लाइंट की, तो हम भी यही करेंगे कि सबसे पहले ऐसी चीजें सुनाएंगे जो पसंद आ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे मेडिसिन पे आएंगे, यानी जो देना चाहिए। तो अपने को वो बिल्कुल नॉर्मल, म्यूजिक ऐसी चीज है कि आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, तो मुझे ये सुनना है, मुझे यही सुनना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल नाद योग से संबंधित है, और वो ये है कि नाद योग के अनुसार हर चीज ध्वनि से बनी हुई है। तो हम्म। क्या आप इसमें मानती हैं कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से हमारी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है? अ, थोड़ा मानती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले बहुत अच्छा था सबका, पहले की प्रॉब्लम्स अलग थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग थी। पर्यावरण की वजह से कह सकते हैं कि 20% लोगों की मानसिक स्थिति, लेकिन पर्यावरण से ज्यादा और भी चीजें हैं जो कि उनको वो करती हैं, कि जैसे सोच, हमारी अपनी सोच, हमारे जिस तरह से हम पले बड़े हैं, तो सबसे वही मतलब पर्यावरण तो खराब हुआ है और उसकी वजह से बहुत चेंजेस आए हैं। बट ऐसा नहीं है कि पहले पर्यावरण बहुत अच्छा था तो आम लोग, मुझे ये क्वेश्चन ज्यादा लगता है कि आम लोग बहुत खुश थे, या बहुत, ऐसा नहीं पर्यावरण की वजह से खुश थे। जी। जिन्हें रोना था वो पहले भी रोते थे, जिनको रोना होता है, अरे ये नहीं ठीक है, अरे ये नहीं ठीक है, अरे हमारी सरकार नहीं ठीक है, सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो पहले भी था ऐसा। और अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो एक पार्ट बोल सकते हैं कि हाँ चलो पर्यावरण की वजह से गर्मी बहुत हो गई है, लोग कर नहीं पाते हैं अपने नियम को फॉलो। बट 20% कह सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप कह रहे हो तो वो बहाने हैं कि हम उसे, हम किसी न किसी वे में मोटिवेटेड नहीं है। ये कहो कि हाँ हमारे जो सोच है वो खराब है, और वो पहले भी ऐसे लोग थे जो कि पहले बहुत कम में बहुत खुश रह सकते थे, आज भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत, और जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि एक सेलिब्रिटीज, अगर हम एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करें, वो तो पर्यावरण को कभी नहीं झेलते होंगे, वो अपने घर से निकले, बहुत अच्छी गाड़ी में गए, शूटिंग किया, तो शूटिंग में भी कोई पीछे छाता लेके दौड़ रहा है, मतलब कि क्या वो खुश हैं? उनको भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो और फिर एक गरीब बच्चा है, उसको भी है, तो वो भी बोलेगा कि हो सकता है हम लोग उनसे ज्यादा खुश हों, हम लोग मेट्रो में घूमते हैं, इसमें घूमते हैं, हम लोग उनसे ज्यादा खुश हैं। तो क्या आंसर है किसी के पास कि जो लोग बहुत ज्यादा गाड़ियों में, और जिनका उतना प्रदूषित नहीं रहता है, या इवन फॉर दैट मैटर प्रदूषण बाहर तो यूएस में तो कंपेरेटिवली बहुत कम है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, इसीलिए जी। लोग बाहर जा जाके रहते हैं। बट आर दे हैप्पी? क्या ये लोग मतलब अपना, तो वो एक क्वेश्चन जरूर आता है कि एक पार्ट कह सकते हैं, लेकिन हम उस पे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है प्रदूषण। हम्म। मेरा अगला सवाल ये है कि कौन से राग किस रोग को हील करने में मदद कर सकते हैं? जैसे अगर आपने डिप्रेशन की बात की थी शुरुआत में, तो डिप्रेशन के लिए शुरुआत में कोई बहुत ही डल म्यूजिक सुनवाना चाहिए, ताकि जैसे जब डल होता है तो वो साथ देता है, तो जैसे राग हीर भैरव है तो डल है,
लेकिन वो बिल्कुल मर्ज हो जाएगी उस इमोशन से। तो जब इंसान सेफ फील करेगा उसके बाद है एक हमसध्वनि, एक राग है, बहुत हैप्पी राग है। और वो पक्का पक्का मतलब दो दो सेशंस में हम लोग जब एंजाइटी स्केल, डिप्रेशन स्केल भरवाते हैं, तो एक लेडी थी, उनका डिप्रेशन स्केल 32 था, जो कि बहुत हाई था। और सिर्फ मैंने, क्योंकि हाई बहुत था, तो मैंने, मुझे 2 घंटा कराना पड़ा, उनका 6 पे आ गया। और उनको ड्रग एडिक्शन की वजह से कुछ भी याद नहीं था, मेरा नाम याद था बस। तो कनेक्ट बहुत करते हैं। तो ये दोनों रागे हैं। फिर अगर हम एएसडी वाले बच्चों की, ऑटिज्म की बात करें, तो भोपाली बहुत अच्छी राग है। भोपाली या कर्नाटक में मोहना बहुत अच्छी राग है, जो बच्चों के न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर्स या न्यूरोलॉज कॉग्निशन पे काम करती है बेसिकली। तो अगर बीपी की बात करें तो एक राग खमाज है, उससे बीपी बहुत जल्दी रेगुलेट होता है, हार्ट रेट रेगुलेट होता है। इंसोम्निया की बात करें, स्लीपलेसनेस की, मैंने स्लीप पे एक मेरा कोर्स भी है। नीलांबरी सुनिए, नीलांबरी एक राग है जो कि बहुत इफेक्टिव है, और मतलब अच्छा खासा रिसर्च है। और तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हर घर में होती ही होती हैं, या काम की वजह से स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस के लिए दरबारी, राग दरबारी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इट्स अ सेडेटिव ऑफ स्ट्रेस, लिटरली। वो जो बहुत हाई एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो वो है राग दरबारी। उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब बहुत अच्छे से डील करते हैं ये सब रागे। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या ऑरा है, आपका अपना एक दोष क्या है, उसके हिसाब से कुछ रागे फ्लूट पे ज्यादा काम करती है, कुछ वीणा पे। अ, आपके कौन से चक्रास हिले हुए हैं, किस वजह से स्ट्रेस है, ये सब हम लोग देखते हैं। मोटा मोटा ये दवाइयां हैं, लेकिन जब हर इंसान का अपना एक कुछ होता है, उस हिसाब से हम, जैसे किसी किसी में टॉक्सिन्स बहुत है, उसकी वजह से स्ट्रेस है बहुत, अ, पेट में कचरा बहुत है, उसके लिए काम करता है राग देश। वो कचरा, जैसे उसमें जल तत्व बहुत है राग देश में, तो वो सारा फ्लो करवाता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपको स्ट्रेस होने में। तो पहले हम रूट पे जाते हैं, समझते हैं क्यों है, कौन सा चक्र में प्रॉब्लम है, कौन सा एनर्जी ब्लॉक्ड है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। बट ये मोटे मोटा दवाइयाँ, ये मेडिसिन हैं जो आप सुनेंगे, और बहुत फर्क पड़ता है उससे। मेरा दूसरा कॉन्फिडेंस के सवाल। लिए, किसी किसी के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, इसलिए डिप्रेशन हो गया, जी तो जी। कॉन्फिडेंस के लिए राग शंकरा है, एक बहुत अच्छी राग है। शंकरा सुनने से ताकत आती है, फियरलेसनेस होती है, रौद्र रस, मतलब एनर्जी आती है उससे। तो क्या हम राग दुर्गा भी सुन सकते हैं? राग दुर्गा बहुत अच्छी राग है आपके सेल्फ लव के लिए, अनाहत पे काम करती है, हार्ट पे। तो वो राग दुर हार्ट पे काम करती है, बीपी में आप सुन सकते हो उसे, अगर बीपी हाई है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है उसमें सुन सकते हैं। और राग दुर्गा सेल्फ लव, जैसे आपको अपने सेल्फ डाउट बहुत है, लोगों को, डिप्रेशन वालों को सेल्फ डाउट बहुत होता है, या जी। गिल्ट बहुत होता है, तो उसमें राग दुर्गा बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल आपको आत्मसात कर लेगी कि चलो मैं हूँ। और फिर वो, तो दुर्गा इसके लिए बहुत अच्छी है। सेल्फ, अगर आप अपने से प्यार नहीं करते हैं, सेल्फ एस्टीम नहीं है आपके अंदर, तो राग दुर्गा, जैसे दुर्गा नाम ही है माँ। बिल्कुल, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। बिल्कुल, नवरात्रि के दिन 8 भी है सुनना। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि साउंड थेरेपी को एनवायरनमेंट एजुकेशन का हिस्सा बनाकर हम लोगों को नेचर के करीब ला सकते हैं, और स्पेशली बच्चों को? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट में जुड़ रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूँ, और ये बहुत जरूरी है। हम लोग बच्चों को, जैसे स्कूल्स में बच्चों को एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं,
और हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिले। हम यहाँ जैसे पार्क्स में लेके जाते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है आरोहण करके, जिसमें म्यूजिक, आर्ट, मूवमेंट, नेचर, 4 चीजें हैं जो कि हम और हमारे स्पेशलिस्ट भी हैं। तो हमने ऐसा कोर्स बनाया है इन 4 चीजों को लेके कि हम स्कूल्स में उसको इंट्रोड्यूस करें। और तो ये 4 चीजों में आप देख रहे हैं कि नेचर, आर्ट, मूवमेंट, म्यूजिक, चारों चीजें आ गई हैं। ये सब होलिस्टिक चीजें जो हैं, उनको अगर हम मर्ज कर दें, बच्चों को भी नेचर के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल। एक बच्चा ऑटिज्म वाला मुझसे आके कहता है, मैम आपको पता है फूल मुझसे बात करता है। तो फिर उसने बताया, फिर बताने की क्या बात करता है। पिंक फूल मुझसे ये बात करता है, ये। एंड एक्चुअली उसके बाद से मैं जब भी गार्डनिंग मैं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट्स मुझसे बात कर रहे हैं। हम्म। अब ये छोटी सी चीज है, उस बच्चे ने बस कुछ ऐसे ही कुछ सोचा होगा, क्योंकि ये बच्चे सोचते बहुत है, अकेले रहते हैं, तो कुछ सोचा होगा, लेकिन कितना डीप है। मैम आपको पता है फूल मुझसे बात करता है। तो नेचर में बच्चों को ले जाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। फार्मिंग करवाना, और उनको पता तो चले कि खाना कैसे आ रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। सिर्फ स्विगी और इन सब से नहीं आ रहा है खाना। तो ये हम्म। पता चलना बहुत जरूरी है बच्चों को। और मिट्टी के संपर्क में आना भी जरूरी है। मिट्टी के चाहे संपर्क हम में आना। ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग करें, चाहे नंगे पैर घास पर चलें। बिल्कुल। अब जैसे हम लोग एक जगह बच्चे को ले गए थे, सबने प्लांट्स लगाए, और उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि एक जैसे एक काम किया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। तो पेरेंट्स ने फिर बताया, बोला कि ठीक है तुम घर पे भी प्लांट्स लगाओ, पौधे लाके दिए। और पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मैम वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बच्चा जाके रोज पानी डालता है, उसको लगता है कि जैसे वो किसी को पाल रहा है। तो एक काम हो गया। तो कहते इतने तो अच्छे इक्विपमेंट से भी जरूरी हम लोग नहीं प्लांट्स को पानी देते हैं जितना वो जा जाके उसको सहलाएगा कि देखो मैंने ये प्लांट लगाया है। तो वो जननी वाली बात आती है, कि यू डोंट हैव टू बी अ मदर टू मदर एनीवन। आप किसी को भी मदर कर सकते हो। तो बिल्कुल ऐसे। बच्चे बच्चे एक्चुअली इन सब चीजों के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, वो हम नहीं करवा पाते हैं। तो अगर आप ये इनिशिएटिव लो, बहुत अच्छी बात और आज का लाइव सेशन में इतने सारे सवाल हुए और उनके इतने खूबसूरत आपने जवाब दिए कि काफी कुछ जो लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उन्हें सीखने को मिला होगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे ये होगा कि क्या संदेश देना चाहेंगी आप, संगीत और प्रकृति का उपयोग अपने दैनिक जीवन में हम कैसे करें ताकि मानसिक शांति और स्वस्थ पर्यावरण दोनों को साधा जा सके। सबसे पहले तो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि सुबह जब वॉक पे जाएं, सूर्य जी। से बात जरूर करें, उससे अग्नि बढ़ती है। और सबसे आपने नाद योग और वो मिला दिया कि जब आप सूर्य से बातें करते हैं या सूर्य की तरफ देख रहे हैं, हम्म। और आप कुछ नहीं, बस आप हमिंग कर रहे हैं, या ओम सूर्याय नमः, आपने 2 बार 3 बार किया, तो बस ये दोनों चीजें मर्ज हो गई। फिर जो आप सुन फिर आप ज्यादा नहीं, आप वॉक कर रहे हैं, लेकिन 2-3 मिनट थोड़ी अवेयरनेस से वॉक करें, क्या क्या साउंड्स हैं। आपकी सोसाइटी में इतनी फूल पत्ती तो हैं, हर हम्म। सोसाइटी में, क्योंकि आजकल मैंडेटरी हो गया है। तो इतना तो पेड़ पौधे सभी लगाते हैं कि वहां पे चिड़िया आए। और आप सुबह सुबह अगर आप जाएंगे 6 बजे, तो चिड़ियों की चहचहाट बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। फिर आप थोड़ा देखें कि जब पेड़ हिलते हैं तो उनकी क्या साउंड्स हैं, बारिश होती है तो उसकी क्या साउंड्स हैं। और हम लोग ये प्रोजेक्ट करवाते हैं, हम लोग जैसे जब पढ़ाते हैं तो हम लोग ये सब करवाते हैं। और आप उसके बीच में नाद साधना करें, ओम, बस। और जब भी वो ओम रुके तो साइलेंस में सिर्फ ये आवाजें सुने।
ये सबसे अच्छी थेरेपी और सबसे इजी है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं दूर जाना है, आप अपनी सोसाइटी में टहल रहे हैं, चिड़िया, हवा की आवाज, पानी की आवाज, सूर्य सुबह देखना, रात में चंद्र को, चंद्र त्राटक, ये सब चीजें इतनी थेरेप्यूटिक हैं। चंद्र त्राटक के साथ आप बोलिए ओम सोम सोमाय नमः, आप देखेंगे 21 टाइम्स आप करें और जाएं घर, नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि आपने उसकी ठंडक ले ली है, हम्म। तो आपका माइंड रिलैक्स हो गया है। तो इस तरह से ये सारे बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं और बहुत इजी टेक्निक्स हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है। आपको कहीं नहीं कुछ भी आलस आ रहा है, पर्दे से तो थोड़ा बहुत सन दिखता ही होगा, आप जी। उससे देख लो, बालकनी में जाके थोड़ा सा सूर्य को देख थोड़ी देर लिया, की कुछ कोई भी। बात। जी। तो ये बहुत जरूरी है। और आपको ये नहीं, मतलब मुश्किल से 2 दिन करने में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम आज कनेक्ट होने के लिए, और हम हमारे साथ इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स पर बात करने के लिए। और साथ ही साथ जो लोग भी जुड़े हैं, अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आप मैम से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरी टीम एनवायरमेंटल नेचर झांसी की तरफ से मैम मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा आज हमारे थैंक यू साथ सो लाइव आने के मच लिए। और समीर जी, एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। बंद कर दें अभी की?